नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। और मेरे बच्चों, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की राज्य व्यवस्था जो अपनी चली हुई थी, उसमें 6 क्लासेस मैं आप लोगों को पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं और आज आपकी 7वीं क्लास होगी। इस 7वीं क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा विधानसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पिछली क्लास में भी हमने विधानसभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो आपका लोहारू भिवानी है। प्रदेश के अंदर जो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है अकॉर्डिंग टू एरिया, वो आपका फरीदाबाद का बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। प्रदेश में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र यदि हम शहरी मतदाता के आधार पर बात करें तो फरीदाबाद, और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र शहरी मतदाता के आधार पर बात करें तो पंचकुला, और सबसे बड़ा ग्रामीण मतदाताओं के आधार पर विधानसभा जो क्षेत्र है वो बादशाहपुर है। तो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण मतदाताओं के आधार पर नारनौल महेंद्रगढ़ है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला कौन सा है? नोट करना स्टार्ट कीजिएगा कॉपी में। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला। तो सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला आपका जो जिला है बच्चों, वो है हिसार। और हिसार एक ऐसा जिला है हरियाणा के अंदर जहां से कितने एमएलए चुने जाते हैं? 7 एमएलए चुने जाते हैं, क्योंकि 7 विधानसभा क्षेत्र हैं बच्चों। उसके बाद बात करें दूसरा सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जो जिला है वो कौन सा होगा? तो हिसार के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र या तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है, या फरीदाबाद के साथ साथ दूसरा जिला जो है वो सोनीपत है। तो फरीदाबाद और सोनीपत हरियाणा के अंदर दोनों ऐसे जिले जहां पर हिसार के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र दोनों जिलों में 6 हैं। बात करें सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला, सबसे कम विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला। तो बच्चों, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में है? एक तो पंचकुला में और एक चरखी दादरी में। तो दो ऐसे जिले हैं हरियाणा के अंदर जहां सिर्फ दो दो विधानसभा क्षेत्र हैं, एक पंचकुला और एक है आपका जो नया जिला बना है हरियाणा के अंदर 22वां, उसका नाम है चरखी दादरी। और दोनों जिलों के अंदर कितने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? दो दो विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, चलेगा। साथ के साथ नोट करते रहिएगा थोड़ा सा स्पीड से। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो 14वीं विधानसभा के अंदर सबसे छोटी जीत दर्ज करने वाले जो विधायक बने, चौदहवीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले विधायक तो हम पढ़ चुके थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो 14वीं विधानसभा चुनाव में सबसे छोटी जीत का मतलब है जिसने अपने विपक्षी को सबसे कम वोटों के अंतर से हराने का काम किया हो। और सबसे छोटी जीत दर्ज करने वाले एमएलए जो रहे वो रहे बच्चों सिरसा विधानसभा क्षेत्र से गोपाल कांडा। और गोपाल कांडा एमएलए हैं कहां से मेरे बच्चों? सिरसा से। कहां से एमएलए हैं? सिरसा से एमएलए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है विधानसभा में ही कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो कौन हैं। वर्तमान में हरियाणा की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर जिन्हें हिंदी में बोलते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की गैर हाजिरी में विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम डिप्टी स्पीकर के पास होता है, उपाध्यक्ष के पास होता है। और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा जो हैं ये एमएलए हैं हिसार जिले की नलवा विधानसभा सीट से। नलवा वो क्षेत्र है जहां पर आपके ओम प्रकाश जिंदल पैदा हुए हैं, जिन्हें हरियाणा के अंदर स्टील किंग कहा जाता है। बात करें 14वीं विधानसभा के अंदर सबसे अधिक उम्र वाले जो एमएलए हैं वो कौन हैं। चौदहवीं विधानसभा में सबसे अधिक उम्र वाले एमएलए तो 14वीं विधानसभा में सबसे अधिक उम्र वाले जो एमएलए हैं बच्चों वो रघुबीर सिंह काद्यान हैं। रघुबीर सिंह काद्यान। और रघुबीर सिंह जो काद्यान है ये एमएलए हैं कहां से, बेरी से। बेरी विधानसभा सीट है बच्चों झज्जर जिले के अंदर। 14वीं विधानसभा के अंदर ही हम बात करेंगे सबसे कम उम्र वाले एमएलए की। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विधायक बोलेंगे बच्चों। तो सबसे कम उम्र वाले जो विधायक हैं वो डिप्टी सीएम है हरियाणा के। और डिप्टी सीएम हरियाणा के कौन है बताने की जरूरत नहीं होगी, दुष्यंत चौटाला हैं। मेरे बच्चों बात करें दुष्यंत चौटाला की तो ये एमएलए हैं कहां से सर, उचाना विधानसभा क्षेत्र से। उचाना विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश में प्रथम स्पीकर की। स्पीकर को हम क्या बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं। और हरियाणा के अंदर बात करें तो जो सबसे पहले स्पीकर बने बच्चों वो एक महिला बनी जिसका नाम क्या, सन्नो देवी। सन्नो देवी जो स्पीकर बनी थी, यदि बात करें ये एमएलए कहाँ से चुनी गई थी तो पंजाब की विधानसभा में ये जो एमएलए थी मेरे बच्चों ये जगाधरी से थी। कहाँ से थी, जगाधरी से ये एमएलए चुनी गई थी। बात करते हैं स्पीकर के तौर पे इनके कार्यकाल की। तो स्पीकर के तौर पे इनका कार्यकाल शुरू होता है 6 दिसंबर 1966 को। और 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक ये हरियाणा की विधानसभा में स्पीकर के पद पर चुनी गई थी। बच्चों भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला स्पीकर बनने का जो गौरव प्राप्त है वो किसे है, सन्नो देवी को ही प्राप्त है। भारत में किसी भी राज्य की, और राज्य कौन सा होगा, हरियाणा। भारत में किसी भी राज्य की ये प्रथम महिला स्पीकर चुनी गई थी।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला जो स्पीकर है वो तो एक महिला थी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्रदेश में प्रथम पुरुष स्पीकर कौन रहे, प्रदेश में प्रथम पुरुष, यानी कि यहां पुरुष की बात हो रही है, और साथ ही साथ ये जो पुरुष थे ये कौन से नंबर के स्पीकर थे हरियाणा की विधानसभा में, दूसरे स्पीकर थे। और बच्चों इस पुरुष का नाम है राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह, राव बीरेंद्र सिंह एमएलए जो चुने गए थे ये पटौदी से चुने गए थे। पटौदी आप सभी जानते हैं आज हरियाणा के गुरुग्राम जिले का हिस्सा है। करीना कपूर की ससुराल सैफ अली खान का गांव है ये पटौदी। आरक्षित विधानसभा सीट है आज हरियाणा के गुरुग्राम जिले की, और यहीं से राव बीरेंद्र सिंह बच्चों एमएलए चुने गए थे, जिनको दूसरी विधानसभा के अंदर दूसरे स्पीकर के तौर पर बच्चों क्या मिली थी, तवज्जो मिली थी, दूसरे स्पीकर चुने गए थे। दूसरे स्पीकर के तौर पे इनका कार्यकाल जो है वो 17 मार्च के दिन शुरू होगा, 17 मार्च 1967 से, और ये मात्र 23 मार्च 1967 तक ही स्पीकर रहे थे, क्योंकि 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह को क्या बना दिया जाता है बच्चों, बना दिया जाता है इनको हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री। राव बीरेंद्र सिंह जो है इनका जो कार्यकाल है वो स्पीकर के तौर पे हरियाणा में अब तक सबसे कम रहा है। तो सबसे कम कार्यकाल वाले स्पीकर कौन हुए हरियाणा के अंदर, तो मेरे बच्चों सबसे कम कार्यकाल वाले जो स्पीकर हुए हैं हरियाणा के अंदर वो हुए हैं राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बार स्पीकर बनने वाले व्यक्ति की। हरियाणा में सबसे ज्यादा बार विधानसभा के अंदर स्पीकर किसे चुना गया, सबसे ज्यादा बार स्पीकर, स्पीकर को हिंदी में बोलते हैं अध्यक्ष। और सबसे ज्यादा स्पीकर जो बना बच्चों वो बना है हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा को हरियाणा की विधानसभा में कितनी बार स्पीकर, 3 बार स्पीकर मेरे बच्चों चुने जाने का सौभाग्य मिला है। ठीक है, बात करें एक अवधि के दौरान सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष की। एक अवधि का मतलब है कि किसी भी स्पीकर का जो अधिकतम टाइम पीरियड होता है वो 5 साल होता है, उसे हम एक अवधि बोलेंगे। तो एक अवधि के दौरान सबसे लंबे कार्यकाल वाले स्पीकर जो हैं बच्चों वो रहे हैं आपके तारा सिंह। कौन, तारा सिंह। ठीक है, तो एक अवधि के दौरान सबसे लंबे कार्यकाल वाले स्पीकर तारा सिंह हुए हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों डिप्टी स्पीकर की। डिप्टी स्पीकर का मतलब उपाध्यक्ष। और प्रदेश के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन हुए, ये भी एक महिला हुई, और ये महिला कौन, ये सन्नो देवी ही थी। डिप्टी स्पीकर की हम बात करेंगे, प्रदेश के प्रथम डिप्टी स्पीकर, या हम बोलेंगे उपाध्यक्ष। बच्चों वो भी एक महिला जिसका नाम क्या है, सन्नो देवी। अब देखिएगा सन्नो देवी ने स्पीकर के तौर पे जो कार्यभार संभाला था वो 6 दिसंबर के दिन। तो 6 दिसंबर से पहले हम बात करें 1 नवंबर 1966 से लेके 5 दिसंबर 1966 तक, 1 नवंबर 1966 से लेके
5 दिसंबर 1966 तक बच्चों इन्हें डिप्टी स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया था। ठीक है, डिप्टी स्पीकर के तौर पे नियुक्त किया गया था। तो जल्दी से सारी की सारी जो बातें हैं एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे के सारे जो हैं ये एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो 4-5 क्लास में आप लोगों की जो हरियाणा की पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। हरियाणा की ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिटी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री प्यारे बच्चों हम कंप्लीट कर लेंगे, और जिले भी आप लोगों के साथ शुरू हो चुके हैं। तो पेपर से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो सारे के सारे बच्चे? नोट कर चुके हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो प्रदेश के पहले जो डिप्टी स्पीकर बने वो भी एक महिला बनी थी। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर की। तो नोट कीजिएगा, प्रदेश के प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष। तो सन्नो देवी जब स्पीकर बन जाती है तो बच्चों डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है चौधरी मुल्तान सिंह को। बात करें सबसे ज्यादा बार डिप्टी स्पीकर बनने वाली महिला या पुरुष की, सबसे ज्यादा बार जो डिप्टी स्पीकर बच्चों बनी है लेखवती जैन। लेखवती जैन चौथी डिप्टी स्पीकर थी हरियाणा के अंदर, और लेखवती जैन को ही सौभाग्य मिला है 2 बार डिप्टी स्पीकर बनने का। बाकी हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 बार डिप्टी स्पीकर बना हो। लेखवती जैन ही 2 बार डिप्टी स्पीकर बनी है। और लेखवती जैन कहाँ की रहने वाली थी, यदि आप लोगों को इस बात का पता करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अम्बाड़ा जिले से संबंध रखती थी। ठीक है, सबसे ज्यादा बार डिप्टी स्पीकर ये बनी है। बच्चों हरियाणा में अब तक 3 ही महिलाएं ऐसी हुई हैं जिनको डिप्टी स्पीकर चुना गया है। हरियाणा विधानसभा में अब तक
3 महिलाएं क्या बनी है? डिप्टी स्पीकर। तो हरियाणा विधानसभा के अंदर अब तक 3 महिलाएं क्या बनी है? डिप्टी स्पीकर बनी हैं। इन 3 महिलाओं में बात करें तो नंबर 1 जो है बच्चों वो है कौन? नंबर 1 है सन्नो देवी। सन्नो देवी के बाद नंबर 2 है लेखवती जैन। और नंबर 3 जो है वो है संतोष यादव। संतोष यादव, ठीक है। बात करें हरियाणा से प्रथम महिला विधायक की, हरियाणा के अंदर सबसे पहले जिस महिला को विधायक बनने का, एमएलए बनने का सौभाग्य मिला वो है चंद्रावती। चंद्रावती जो है बच्चों, इनका जन्म हुआ था कौन से गांव में? डालावास गांव में। और डालावास गांव जो है ये आपको ध्यान रखना है चरखी दादरी जिले का गांव है। डालावास जो गांव है ये चरखी दादरी जिले का गांव है। चंद्रावती के बारे में बात करें तो ये एमएलए चुनी गई थी 1954 1954 के अंदर। और 1954 में जिस जगह से इसे एमएलए चुना गया था लोगों के वोटों के द्वारा, वो थी बाडड़ा सीट। उन्नीस में बाडड़ा क्षेत्र से, और ये एमएलए चुन के जहां पर बैठी थी वो थी आपकी कौन सी विधानसभा? पेप्सू विधानसभा। पेप्सू जो है बच्चों ये ईस्ट पंजाब को संभालने वाली एक सभा थी जिसकी फुल फॉर्म होगी ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट। पेप्सू की फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ईस्ट पंजाब एंड पटियाला यूनियन स्टेट। और पेप्सू नामक क्षेत्र को मर्ज कर दिया गया था पंजाब के अंदर 1956 के अंदर। इस पेप्सू की जो राजधानी होती थी वो पटियाला होती थी। कौन सी होती थी? पटियाला। और ये जो बाडड़ा नाम की विधानसभा सीट है, आज यहाँ से नैना चौटाला एमएलए हैं जो दुष्यंत चौटाला की मां है। बच्चों बाडड़ा आज चरखी दादरी में आता है, लेकिन 1954 की जब मैं बात करूं तो 1954 के अंदर बाडड़ा जो है ये महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता था। प्रथम महिला विधायक आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार जो महिला विधायक बनी हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाली महिला वो है प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने वाली महिला विधायक। विपक्ष का नेता कौन होता है? जो विधानसभा के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है, वही सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार बनाती है सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी। और सत्ता पक्ष को घेरने का काम करने वाली पार्टी का जो सर्वोच्च नेता होगा वही अपोजिशन लीडर होता है, विपक्ष का नेता होता है। तो विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने वाली महिला विधायक। तो आज तक एक ही ऐसी महिला है जिसने अपोजिशन लीडर की भूमिका हरियाणा की विधानसभा में निभाई। और मेरे बच्चों ये जो विधायक है ये है चंद्रावती। चंद्रावती ही एकमात्र ऐसी महिला है जिसने अपोजिशन लीडर की भूमिका भी निभाई है। और इस भूमिका के अंदर ये नजर आई थी 1982 के अंदर। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान का मतलब 14वीं विधानसभा।
तो मेरे बच्चों वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। तो वर्तमान में विपक्ष के जो नेता हैं वो कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलेगा। और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहां से बन सकते हैं मेरे बच्चों? यदि हम बात करते हैं अपने हरियाणा में पहले चुनाव की, तो गठन के बाद हरियाणा में जो पहला चुनाव हुआ था वो वर्ष 1967 में हुआ था। और मेरे बच्चों पहले चुनाव के दौरान हम बात करें तो महिला विधायकों की जो संख्या थी वो 4 थी। कितनी थी? 4 थी। बात करें प्रदेश की पहली महिला वित्त मंत्री की, प्रदेश की प्रथम महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन जो है मेरे बच्चों ये एमएलए चुनी गई थी 1967 में ही। कहाँ से? कैथल से। कहाँ से? कैथल से, ठीक है। प्रदेश के अंदर जो दूसरा चुनाव और पहला मध्यावधि चुनाव हुआ था, प्रदेश में दूसरा चुनाव, और ये दूसरा जो चुनाव है ये मजबूरी में करवाया गया था, क्योंकि जो पहला चुनाव 1967 में हुआ था उसकी अवधि 5 साल की थी। क्योंकि बच्चों कोई भी जो चुनाव होता है राज्य के अंदर विधानसभा के लिए तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन 5 साल सरकार चल ही नहीं पाई थी। और राव वीरेंद्र सिंह की जब सरकार गिर जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लगा, और हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन जब खत्म हुआ होगा तो फिर चुनाव हुआ होगा। वो चुनाव हरियाणा में कौन सा चुनाव होगा? दूसरा चुनाव होगा। लेकिन दूसरा चुनाव जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मध्यावधि चुनाव बोलेंगे, जो हरियाणा के अंदर पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ। तो प्रदेश में दूसरा चुनाव व प्रथम मध्यावधि चुनाव। तो ये जो वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूं हर वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे बच्चों ये जो हुआ था ये कब हुआ था? वर्ष 1968 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको विधानसभा से जुड़ी हुई ध्यान रखनी है। विधानसभा से जुड़ी हुई क्या है? ध्यान रखनी है। हरियाणा के अंदर विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 90 बनी रहेगी मेरे बच्चों। कब तक? वर्ष 2026 तक, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको कीजिएगा नोट, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे विधानसभा के अंदर बैठने वाला जो सबसे बड़ा बहुमत वाली पार्टी सत्ता पक्ष होगी, और उस सत्ता पक्ष पार्टी के बहुत सारे मंत्री जो राज्य के अंदर अलग अलग मंत्रालयों को संभालेंगे। उन्हीं मंत्रियों में जो सबसे मुख्य मंत्री होता है उसी को हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो अब हम मुख्यमंत्रियों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हरियाणा में अब तक मेरे बच्चों 10 व्यक्ति क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। तो 10 के 10 को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जहां से हमारे क्वेश्चन क्या होंगे? कवर होंगे।
तो जल्दी से कीजिएगा नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलेगा, उम्मीद करता हूं नोट कर चुके होंगे आप सारे के सारे बच्चे। बहुत अच्छे। बढ़ें फिर आगे, आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मुख्यमंत्री जो शब्द है आप बार बार सुनते होंगे, बोलते होंगे, पढ़ते होंगे। इस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या होता है? अब आपसे मैं पूछूं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन, आप सभी बता दोगे मनोहर लाल खट्टर। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री शब्द का अर्थ क्या है, तो हो सकता है कि इस शब्द का अर्थ सारे के सारे बच्चे ना बता पाएं। तो बच्चों मुख्यमंत्री जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? जो सभी मंत्रियों में क्या हो, मुख्य हो, उसी को क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री। तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री भी तो क्या होता है? एक मंत्री होता है। अब आज के समय हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार के अंदर 14 मंत्री हैं। उन 14 मंत्रियों में जो सबसे पावरफुल मंत्री है वही मनोहर लाल खट्टर है, इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया? मुख्यमंत्री। क्योंकि उन 14 मंत्रियों में बच्चों एक ऐसा मंत्री है जिसके पास सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट है, वो मनोहर लाल खट्टर है। सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट है तो बच्चों वो सारे के सारे मंत्रियों में क्या होगा? मेन होगा, मुख्य होगा। अब देखिएगा हरियाणा के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं 14 मंत्री, जिनमें आपका रानिया से रणजीत चौटाला मंत्री हैं, उचाना से दुष्यंत चौटाला मंत्री हैं, कलायत से कमलेश डांडा मंत्री हैं, पेहवा से संदीप सिंह मंत्री हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज मंत्री हैं, जगाधरी से कंवरपाल मंत्री हैं, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा मंत्री हैं, बावल से बनवारी लाल मंत्री हैं, नारनौल से ओम प्रकाश यादव मंत्री हैं, लोहारू से जयप्रकाश दलाल मंत्री हैं, इसार से कमल गुप्ता मंत्री हैं, उकलाना से अनूप दानक मंत्री हैं, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली मंत्री हैं। तो हरियाणा के अंदर मंत्री बहुत हैं, लेकिन इन मंत्रियों के ऊपर जो है वो बच्चों करनाल से एमएलए मनोहर लाल खट्टर है, इसीलिए उसको हमने क्या बोला है? मुख्यमंत्री। तो मुख्य शब्द जो होता है इसका मतलब क्या होगा? जिसके बिना काम न चले। जैसे आप अपने घर के अंदर किसी ना किसी एक आदमी को मुख्य आदमी बोलते होंगे, आप उस आदमी को अपने घर के अंदर मुख्य आदमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका घर उस आदमी के बिना नहीं चलता होगा। आपके घर के अंदर कमा के लेके आने वाला आदमी ही क्या होगा? मुख्य आदमी होगा। आप जो हैं वो सिर्फ घर के सदस्य हैं, आप घर के मुख्य सदस्य नहीं हैं। आप लोग घर के मुख्य आदमी कब कहलाओगे? जब आप घर के अंदर कुछ कमा के लेके आओगे। समझ में आया ना? तो आप मेरे साथ क्लास में चाहे 15 दिन बैठते रहना, घर आसानी से चलता रहेगा आपका, घर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के आप सिर्फ एक मामूली आदमी हो, आप मुख्य आदमी नहीं हो। मुख्य कब कहलाओगे? जब नौकरी लगोगे, नौकरी लगोगे तो पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो प्यारे बच्चों आप अपने घर को आगे बढ़ाओगे और समाज में भी आपका क्या होगा? मान सम्मान, रुतबा बढ़ेगा। तभी आप समाज और घर के क्या कहलाओगे? मुख्य कहलाओगे। तो मुख्य एक ऐसा शब्द होता है जिसके बिना काम न चले। और मेरे बच्चों राज्य का काम कौन से पद के बिना नहीं चलेगा? मुख्यमंत्री पद के बिना नहीं चलेगा। तो किसी भी राज्य के अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की जो पहचान होती है, निशानी होती है, वो क्या होती है? कि उस राज्य के अंदर क्या होना जरूरी है? मुख्यमंत्री होना जरूरी है। यदि किसी राज्य के अंदर मुख्यमंत्री नहीं है, इसका मतलब वहां पर शासन अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा होगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा होगा और राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा राज्य का सारा शासन राज्यपाल को सौंपा जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा कि ये मुख्यमंत्री जो शब्द है इसका वास्तव में अर्थ क्या होगा? कि ये सभी मंत्रियों में क्या होता है? मुख्य होता है। और राज्य का काम किसके बिना नहीं चल सकता? इस मुख्यमंत्री पद के बिना नहीं चल सकता है। बात करें आज तक अपने हरियाणा में कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं? अब तक 10 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हरियाणा का सीएम बनने का सौभाग्य मिला है। तो अब तक प्रदेश में
10 व्यक्ति मुख्यमंत्री क्या हैं? बनाए गए हैं बच्चों। कौन कौन से हैं ये 10 व्यक्ति? सबसे पहले बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा की। हरियाणा बनने के साथ ही जिसे सीएम बनाया गया वो भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा के बाद जो सीएम आते हैं वो आते हैं राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह के बाद तीसरे नंबर पे बच्चों जो सीएम आते हैं वो आते हैं आपके चौधरी बंसीलाल। मात्र 41 साल की उम्र में तीसरे सीएम बने थे बंसीलाल। मेरे बच्चों चौथे नंबर पे जो आए बनारसी दास गुप्ता। पांचवें नंबर पे जो आए वो आए चौधरी देवीलाल। छठे नंबर पे बात करें चौधरी भजनलाल। सातवें नंबर पे बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। नौवें नंबर पे बात करें चौधरी हुकुम सिंह। नौवें नंबर पे नहीं, सॉरी, 8वें नंबर पे बात करें चौधरी हुकुम सिंह। 9वें नंबर पे बात करेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 10वें नंबर पे श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो हरियाणा में अब तक ये 10 व्यक्ति बच्चों क्या बने हैं? सीएम बने हैं। और ये जो 10 व्यक्ति सीएम बने हैं तो इन 10 के 10 व्यक्तियों के बारे में अच्छे तरीके से हम डिटेल से क्या है बातों को कवर करेंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा 10 के 10 नाम, फिर एक एक नाम को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा से बच्चों हम चीज़ों को कवर करेंगे। भगवत दयाल शर्मा से हम चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो जल्दी से 10 के 10 व्यक्तियों के जो नाम है वो आप कॉपी के अंदर छाप डालिएगा। कीजिएगा बच्चों जल्दी से नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलेगा, नोट कर चुके होंगे। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसको, भगवत दयाल शर्मा को। हेडिंग डालो फिर मेरे बच्चों, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा में सबसे पहले आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है इसका जन्म। मेरे बच्चों जन्म हुआ 26 जनवरी के दिन 1918। 26 जनवरी 1918 को इनका जन्म हुआ था बेरी के अंदर। और बेरी जो है वो आज के समय झज्जर जिले के अंदर है, पहले रोहतक जिले का ये हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जन्म 26 जनवरी 1918 को हुआ। बात करें तो बच्चों स्कूली शिक्षा पूरी होते ही देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी आंदोलन चले, जिन्हें हम स्वतंत्रता आंदोलन बोलेंगे, तो सारे के सारे स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर ये सक्रिय भूमिका में रहे थे। तो हम बोल सकते हैं ये एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर इनकी जो भूमिका रही वो कौन सी रही, सक्रिय भूमिका रही। बात करते हैं 1957-58। 1957-58 की बात करें तो 1957-58 के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के ये सदस्य रहे। भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के ये क्या रहे हैं, सदस्य रहे। तो हरियाणा का कौन सा सीएम पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसके अंदर भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के मेंबर रहे, आप बोलेंगे भगवत दयाल शर्मा। बच्चों उसके बाद बात करें 1959 से लेके 61 की, 1959 से 61 तक, अखिल भारतीय पंजाब कांग्रेस के क्या रहे मेरे बच्चों, अध्यक्ष रहे। बात करते हैं 62 से लेके 31 अक्टूबर 1966 की। बच्चों पंजाब विधानसभा में झज्जर से क्या रहे, विधायक रहे। झज्जर से विधायक चुने गए। और पंजाब सरकार के अंदर राज्य मंत्री भी बने रहे थे बच्चों। और पंजाब सरकार में श्रम व सहकारिता, इंग्लिश में बोलेंगे लेबर एंड कोऑपरेटिव, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर रहे।
राज्य मंत्री ये रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जब हरियाणा का गठन हुआ, तो गठन के बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, गठन के बाद इंदिरा गांधी के सुझाव पर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए बच्चों। तो इंदिरा गांधी ने ही इनका नाम आगे किया था, इंदिरा गांधी ने ही इनका नाम रखा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी पूरे भारत में, और कांग्रेस की जो सुप्रीमो थी बच्चों वो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी ने बोला था कि जितने भी एमएलए हैं हरियाणा की विधानसभा में 54 चम्मन, कोई भी एमएलए 3-5 नहीं करेगा। 3-5 का मतलब कोई भी ज़्यादा नहीं उछलेगा, जिसका नाम मैं लूँगी वही हरियाणा का पहली बार सीएम होगा। और इंदिरा गांधी ने नाम ले दिया था किसका? भगवत दयाल शर्मा का। ठीक है बच्चों, अब जब ये मुख्यमंत्री बनाए गए तो उस समय हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे ये जो पहले मुख्यमंत्री बने थे ये चुनाव के आधार पे नहीं आए थे, बल्कि मनमर्जी के आधार पे आए थे। और जो मनमर्जी पे आएगा उसे बोलेंगे मनोनीत, नॉमिनेटेड। तो पहला मनोनीत मुख्यमंत्री भी बच्चों कौन हुआ है? भगवत दयाल शर्मा हुआ है। ये हरियाणा में एक बार ही क्या बने? मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री के तौर पे इनका जो कार्यकाल है, सीएम के तौर पे मेरे बच्चों इनका जो कार्यकाल रहा वो आपका 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक रहा था। एक नवंबर 1966 से लेके 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के क्या रहे थे? सीएम बने रहे थे। उसके बाद दोबारा कभी ये सीएम नहीं बने, सिर्फ हरियाणा में एक बार ही सीएम बने। एक कद्दावर नेता थे, लेकिन इनकी कुछ गलतियां थी जिनकी बदौलत ये राजनीति के अंदर दोबारा से कभी सीएम के तौर पे हरियाणा के अंदर नहीं देखने को मिले। लेकिन बच्चों बाद में कद्दावर नेता होने के चलते राष्ट्रपति को बोलकर बच्चों इन्हें 2 राज्यों का राज्यपाल जरूर नियुक्त किया गया था। और सबसे पहले इन्हें राज्यपाल बनाया गया था उड़ीसा का। और उड़ीसा का जो राज्यपाल इन्हें बनाया गया था वो बनाया गया था 1977 से लेके 80 तक। उड़ीसा के बाद बच्चों इन्हें बैक टू बैक बनाया गया मध्य प्रदेश का गवर्नर। अस्सी से लेके 84 तक। और ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जिन्हें बाद में क्या बनाया गया है? राज्यपाल भी बनाया गया है। बच्चों जब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, जब ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, तो इनकी शादी जिस लड़की के साथ हुई थी, यानी कि इनकी पत्नी का जो नाम था वो सावित्री देवी था। और सावित्री देवी की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। तो सावित्री देवी की जब मृत्यु हो चुकी थी तो अपनी पत्नी की याद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर बने हुए राजभवन में अपनी पत्नी के नाम पर एक कुंज बनवाया था। उस कुंज को बोलते हैं सावित्री कुंज। क्या बोलते हैं? सावित्री कुंज। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा जिस बच्चे ने अभी तक नोट ना किया हो। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को कवर करवा रहा हूं, किताबों से बहुत ऊपर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग मेरी मेहनत को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। उम्मीद करूंगा कि घर पे जाके आराम से इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आप रिवाइज करोगे, नोट्स प्रिपेयर करोगे। और एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मुख्यमंत्री से,
या विधानसभा से या राज्यपाल से, ठीक है, या हरियाणा की ज्योग्राफी जो अभी तक हमने पढ़ी है वहाँ से, तो क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लासेस से पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चों, आपको अच्छे तरीके से सीरियस होके चीज़ों को प्रिपेयर करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि जो पैसा आप लोग कोचिंग में लगाते हो बड़ा ईमानदारी से कमाया गया पैसा है आप लोगों के पेरेंट्स के द्वारा, और ईमानदारी से कमाया गया जो पैसा है ना, वो वसूल तभी होगा जब आप ईमानदारी से पढ़ोगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। और आज पंडित भगवत दयाल शर्मा की सारी बातें कर लेते हैं कवर। उसके बाद कल हम राव वीरेंद्र सिंह चौधरी, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल, बाकी बचे हुए सीएम की बातों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। चलेगा बच्चों, नोट कर चुके हो, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट पॉइंट जो नोट आपको करना है वो ये नोट करना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने राजभवन में अब राज्यपाल का निवास स्थान क्या होगा, राजभवन होगा। अपनी पत्नी सावित्री देवी की याद में सावित्री कुंज का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है बच्चों, पंडित भगवत दयाल शर्मा की मृत्यु हो जाती है खराब स्वास्थ्य के कारण 22 फरवरी 1993 को। बाईस फरवरी 1993 को खराब स्वास्थ्य के चलते इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों, वो रोहतक के मेडिकल कॉलेज में हुई थी। और रोहतक के जिस मेडिकल कॉलेज में इनकी मृत्यु हुई थी
उसे 2008 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उस यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, जिसे आज रोहतक के अंदर बनी हुई उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PGIMS के नाम से जाना जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि बताइएगा रोहतक के अंदर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसका नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया, तो आप बोलेंगे उसका नाम भगवत दयाल शर्मा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में सारी की सारी बातें हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हैं, बात करें तो शतरंज के भी काफ़ी शौकीन थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जो पसंदीदा खेल था वो कौन सा था, वो चेस था, यानी कि शतरंज। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है मेरे बच्चों पंडित भगवत दयाल शर्मा को, और कल की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे राव बीरेंद्र सिंह को। राव बीरेंद्र सिंह को। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। तो आप लोग ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर करते रहिएगा और इसकी रिवीजन बार बार करते रहिएगा। थैंक यू।